हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद एन के प्रजापत। आज हम रिट लेवल फर्स्ट एंड सेकंड की लैंग्वेज सेकंड का सब्जेक्ट इंग्लिश का एक प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं और इस वीडियो में मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं आपके सामने रखूँगा और आप मेरे साथ साथ इन क्वेश्चन के आंसर देते रहें और अपने आंसर की टैली करें। और मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है यहाँ पर मैंने कलेक्ट करके इस वीडियो में जो है आपके लिए प्रेजेंट किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो को। अ नंबर ऑफ बुक्स ब्लैंक देयर इन माई बैग। तो ये है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन। तो अ नंबर ऑफ, जब आपका सेंटेंस अ नंबर ऑफ से शुरू होता है, दो आएगा, या तो द नंबर ऑफ या अ नंबर ऑफ। तो जब अ नंबर ऑफ प्लस नाउन आए तो वहाँ पर आपको प्लूरल वर्ब का यूज करना है। कौन सी? प्लूरल वर्ब, यानी बहुवचन की क्रिया यूज करनी है। तो अ नंबर ऑफ बुक्स, इज नहीं आएगा, एम नहीं आएगा, कौन सा आएगा यहाँ पर? आर। तो अ नंबर ऑफ बुक्स आर देयर इन माई बैग। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द फिगर ऑफ स्पीच in which inanimate objects are endowed with human qualities or action। वो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें निर्जीव वस्तुओं को मानवीय गुणों और कार्यों के साथ एंडोव किया जाता है, उनके जैसा समझा जाता है। तो आपको पता ही हो गया होगा कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मानवीय रूप में समझते हैं या मानवीय रूप देखकर उसको डिस्क्राइब करते हैं, उनके बारे में बोलते हैं, तो वो कौन सा होता है? हमारा पर्सोनिफिकेशन। कौन सा होता है? पर्सोनिफिकेशन। मेटाफर में आपको पता है कंपैरिजन किया जाता है, सिमिली में भी कंपैरिजन होता है एक ऑब्जेक्ट का दूसरे के साथ। और सिमिली में आपको पता ही है लाइक, एज, सच एज इफ एट्सेट्रा, जो लिंकिंग वर्ड है वो आता है, लेकिन मेटाफर में वो नहीं आता है। एजोनेंस तो है वो रिपीटेशन ऑफ वोवल है, स्वरों का रिपीटेशन होना। तो यहाँ पर कौन सा? पर्सोनिफिकेशन राइट होगा। नेक्स्ट है, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। पूरा संसार एक मंच है, स्टेज है। तो पूरे संसार की जो तुलना है यहाँ पर किसके साथ की गई है? स्टेज के साथ। तो यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको पता है लाइक, एज, एटसेट्रा ऐसे वर्ड नहीं आ रहे हैं। तो आपका कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? मेटाफर, रूपक अलंकार। नेक्स्ट है, डाउन ड्रॉन द ब्रिज द सेल्स ड्रॉप डाउन। फिगर ऑफ स्पीच पहचानिए, आइडेंटिफाई करिए। मेटाफर है क्या? रूपक अलंकार है? एलिट्रेशन है? एजोनेंस है? या पर्सोनिफिकेशन है? कौन सा हो सकता है? मेटाफर को हिंदी में रूपक कहते हैं, एलिट्रेशन को अनुप्रास अलंकार, एजोनेंस को स्वरों की पुनरावृत्ति वाला, और पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है मानवीकरण करना किसी का। और फिगर ऑफ स्पीच का इससे पहले मैंने एक वीडियो रिवीजन का डाला है, बहुत ही अच्छा, अगर आपने नहीं देखा है तो वो जाकर जरूर देखें। तो यहाँ पर आपको पता है, देखो रिपीटेशन ऑफ कंसोनेंट हो रहा है, डाउन का डी ड्रॉप्ड, और यहाँ पर ड्रॉप और डाउन, तो यहाँ पर कौन सा होगा? एलिट्रेशन होगा। ओके, नेक्स्ट है, ही फॉट लाइक अ टाइगर। फिगर ऑफ स्पीच इज, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है कि वह टाइगर के समान लड़ा? तो लाइक आ रहा है यहाँ पर, तो इजी एकदम सिमली फिगर ऑफ स्पीच होगा इसमें। नेक्स्ट है, इन विच फिगर ऑफ स्पीच द रिपीटेशन ऑफ वावल साउंड्स इज अकर्ड। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें स्वर ध्वनियों का या स्वर की जो साउंड्स है वो उसका रिपीटेशन अकर्ड होता है, घटित होता है? तो वो कौन सा होगा? एजोनेंस। कौन सा होगा? एजोनेंस। गोस्ट डोंट एग्जिस्ट एज नो वन हैज सीन देम। भूत जो होते हैं वो एग्जिस्ट नहीं होते हैं क्योंकि किसी ने उन्हें नहीं देखा है। आइडेंटिफाई द इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस को आइडेंटिफाई करो। यहाँ पर क्या? यहाँ पर फैलेसी है, फॉल्स एनोलॉजी है, फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट है, हैस्टी जनरलाइजेशन है, या अपील ऑफ इग्नोरेंस है? तो आप बताइए कौन सा हो सकता है यहाँ पर कि इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अपील ऑफ इग्नोरेंस। क्योंकि जब हम किसी चीज़ पर बहस करते हैं, आर्ग्यू करते हैं, और आपका जो कंक्लूजन होता है वो सच होता है, हम किसी चीज़ पर बहस करते हैं कि हमारा जो कंक्लूजन, निष्कर्ष है वो सच होता है, क्योंकि उसका कोई
एविडेंस नहीं होता है, प्रमाण नहीं होता है, तो यहाँ पर अपील ऑफ इग्नोरेंस जो है फैलेसी या इन्फ्रेंस यूज होगा। नेक्स्ट है द फैलेसी विच जम्प्स पर्टिकुलर टू जनरल, वो कौन सी फैलेसी है जो विशेष से सामान्य की तरफ जाती हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है, वो है फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। कौन सी है? फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा सी इज अ पुअर वुमन, वह एक गरीब महिला है, सी इज ऑनेस्ट, लेकिन फिर भी वो जो है ईमानदार है, तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा? कनेक्टिव वर्ड यट, फिर भी, इसके विपरीत होना। आइदर राहुल और हिज फ्रेंड्स गोइंग टू प्ले, या तो राहुल या उसके फ्रेंड्स, तो किससे जुड़ रहा है? आइदर और, तो आप ध्यान दें आइदर और, नाइदर नॉर, कौन कौन से? आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, एटसेट्रा, जो ऐसे कनेक्टिव हैं जिसमें आपको सेकेंड जो नाउन होता है या सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब और हेल्पिंग वर्ब चूज करना है। तो यहाँ पर आइदर और में पीछे वाला जो सब्जेक्ट है हिज फ्रेंड्स प्लूरल है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? देखो पीछे आईएनजी आ रहा है, यूनिक प्लूरल आ रहा है तो हैव जोड़ दे, क्योंकि पीछे आईएनजी आ रहा है तो इजेमार के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, तो यहाँ पर किसका यूज होगा? आर का। नेक्स्ट है सी ब्लैंक कम टू स्कूल बिकॉज टुडे इज लास्ट वर्किंग डे, आज उसे स्कूल आना होगा क्योंकि आज जो स्कूल का लास्ट वर्किंग डे है, तो अंतिम वर्किंग डे है, तो उसे आना ही होगा, कोई काम है उसको कंप्लीट करना ही होगा। तो यहाँ पर क्या बताई जा रही है? ऑब्लिगेशन, कंपल्सन, नेसेसिटी, बाध्यता बताई जा रही है। तो और बाध्यता और ऑब्लिगेशन में कौन से मॉडल का यूज होगा? शुड का होगा, माइट का होगा, कैन का होगा या मस्ट का होगा? कौन सा होगा? ऑब्लिगेशन आता है तो ऑब्लिगेशन के सेंस में आपको मस्ट यूज करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन एप्पल पाई ऑर्डर, ये एक फ्रेज है, इडियम है, उसका मीनिंग क्या है? एप्पल पाई ऑर्डर का, एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है टू कट डाउन, काटना, सेंड फॉर, बुलाना, लाइन बाय लाइन, या वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड, तो इसका होगा वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है किसी चीज़ को व्यवस्थित रूप से, सुव्यवस्थित रूप से रखना। नेक्स्ट है रितेश ब्लैंक मदर इन हर इलनेस, तो यहाँ पर टेक्स डाउन, टेक्स फॉर, टेक्स आफ्टर, टेक्स ऑन, तो यहाँ पर रितेश अपनी माँ की जो उसकी बीमारी में देखभाल करता है, ख्याल रखता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? टेक्स आफ्टर, ये इसकी फ्रेजल वर्ब हो जाएगी। नेक्स्ट है द राइम स्कीम ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट, शेक्सपियर के द्वारा सोनेट जो लिखी हुई है, उनकी 14 लाइनों की जो पोइम है, उसकी राइम स्कीम क्या है? उसके जो लास्ट जो एंडिंग होती है लास्ट में, उसमें उसकी राइम स्कीम क्या है, लय क्या है? तो वो होगी, आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ए बी ए बी, बी सी बी सी, सी डी सी डी, और लास्ट में जो कपलेट है वो ई ई का होगा। आपको पता ही है उसमें शेक्सपियर के द्वारा लिखी हुई जो सोनेट है उसमें 4 लाइनों का जो होता है, 3 पैराग्राफ है, और उसमें एक पीछे 2 लाइन का एक कपलेट है, तो ये यहाँ पर कुल मिलाकर इसकी राइमिंग स्कीम ये है शेक्सपियर की। सीधा ही पूछ सकते हैं क्वेश्चन, द वर्ड ड्रामा हैज़ बीन डेराइव्ड फ्रॉम ग्रीक, ये जो ड्रामा वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, वर्ड ड्रेन, और वो कौन सा है? ड्रेन से। तो यहाँ पर आपके इस क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि ड्रामा जो वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, उसका मीनिंग क्या है? ठीक है, ड्रेन से लिया गया है, ग्रीक से, विच मीन, तो उस ड्रेन का मीनिंग क्या है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो वहाँ पर टू प्ले, टू एक्ट, टू परफॉर्म, टू शो, क्या है ड्रेन का मीनिंग? तो ड्रेन का मीनिंग होगा टू परफॉर्म, परफॉर्म करना। नेक्स्ट है द फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ कॉफ़ी, देखो यहाँ पर फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का मैंने यहाँ पर क्वेश्चन डाला है। अगर आपको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का वीडियो आपको अगर देखना है मेरे द्वारा बनाया हुआ, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, वहाँ जाकर आप उसे देख सकते हो। पूरा का पूरा जो उसके साउंड सिस्टम जो है, कितने प्रकार के होते हैं, कितने में डिवाइड किया है, और उनका जो सिंबल लिखे हैं, और वहाँ पर उनका सिंबल को हिंदी में कैसे लिखते हैं, उनके एग्जाम्पल्स भी मैंने लिखे हैं। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में भी सर्च कर सकते हो, रिट ग्रामर टॉपिक्स। तो यहाँ पर कॉफ़ी,
तो कॉफ़ी फोनेटिक को इसे आप पे पहले उसके ऐसे लाइन में लिखा जाता है, तो सी कहे तो इसका मतलब ये नहीं सी आएगा वापस के आएगा, ठीक है। कॉफ़ी एकदम रैपिड ओ आ रहा है, तो रैपिड ओ में ये ओ लगता है, ओके। ये जो यहाँ पर मैंने टाइपिंग में है नहीं कीबोर्ड में, तो ये यहाँ पर यही बता रहा है जिसमें 2 लिखा हुआ है, ठीक है। एक ये तो बाहर निकला, कॉफ़ी भी बाहर निकला, ठीक है। तो अब एक ये हो गया, तो लास्ट में डबल ई है, तो डबल ई है तो इसका मतलब ये नहीं आप लॉन्ग वाला बड़े वाला ई कर दो, ठीक है। तो एक तो कॉफ़ी डबल एफ आ रहा है, फिर भी यहाँ पर एक ही आएगा, पहली बात यूनिक डबल एफ कर दें। और पीछे अगर देखो लास्ट वाला वर्ड आई हो, वाई हो या डबल ई हो, आपको वहाँ पर छोटे ई की मात्रा वाला सिंबल ही यूज करना है। तो यहाँ पर ये 4 नंबर जो है करेक्ट है। आप मेरा वो फोनेटिक वाला एग्जाम्पल का वीडियो जरूर देखें, उसमें बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैज, इंग्लिश की जो अल्फ़ाबेट है उसमें कितने लेटर्स हैं? 26, ओके। और वे जो दैट, यहाँ पर क्या है? दैट प्रोड्यूस ब्लैंक साउंड्स, और 26 लेटर्स जो हैं वो कितने साउंड प्रोड्यूस करते हैं? 44। तो यहाँ पर ये इंग्लिश की वर्णमाला में 26 लेटर हैं और वो जो है 44 जो साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। आईपीए स्टैंड फॉर, इंग्लिश से फोनेटिक सिस्टम में जो रिलेटेड एक वर्ड है आईपीए, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? तो वो है इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट। इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन नहीं होता है, इंटरनेशनल फोनीम अल्फ़ाबेट नहीं होता है, इंडियन फोनेटिक अल्फ़ाबेट नहीं होता है, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट होता है, ओके। ध्यान रखें, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जंप, तो जंप में जे तो आएगा, जंप देखो एकदम थोड़ा सा की जो ध्वनि आ रही है यहाँ पर ए लिख दिया, यहाँ पर यू का यू लिख दिया, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। जंप हो गया, ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है जिसको मैंने यहाँ पर ये जो सिंबल थोड़ा ऊपर है जैसा यहाँ पर हुआ वैसा लिख दिया मैंने, ये वाला जंप, ठीक है, जंप। नेक्स्ट है फॉक, आइडेंटिफाई द सिंबल, इसका जो बीच में सिंबल है वो क्या है? देखो ये जो ये वाला है, ठीक है। देखो स्वर के बाद में यानी वोवल प्लस आर हो तो वहाँ पर ध्यान रखो, ओ के बाद में आर हो तो वहाँ पर आपको इस तरह का ये सिंबल होगा, ये पूरा इस तरह से है, ठीक है। अगर आई के बाद में आर हो, ठीक है, जैसे डर्ट इत्यादि, तो वहाँ पर आपको ये वाला चूज करना है, अर वाला। नेक्स्ट है विच इज, यहाँ पर क्या है? इज। विच इज नॉट प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, इसमें से सिलेक्शन का सिद्धांत कौन सा नहीं है? नॉट है, नहीं कौन सा है? तो लर्नेबिलिटी, ये प्रिंसिपल का सिलेक्शन का प्रिंसिपल है। रेंज भी है, कवरेज भी है, ग्रुपिंग नहीं है, ठीक है। सिलेक्शन में ग्रुप नहीं आता है। नेक्स्ट है इन सीएलटी कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग, द टीचर गिव्स, एक अध्यापक देता है ईच ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, विद्यार्थियों के प्रत्येक ग्रुप को स्ट्रिप देता है एंड टास्क, काम देता है टू परफॉर्म, करने के लिए। व्हाट इज द टीचर ट्राइंग टू डू, तो वो टीचर करना क्या चाहता है बच्चों को, स्टूडेंट को ऐसा देकर। देखो यहाँ पर सीधे मैं आपको आंसर में बता देता हूँ, द पर्पज इज, वो उसका उद्देश्य ये है, टीचर्स मेजर रेस्पॉन्सिबिलिटी इज टू एस्टेब्लाइज, अध्यापक की मुख्य उत्तरदायित्व ये होता है कि वो स्थापित करे सिचुएशन, हालात, डेट प्रमोट कम्युनिकेशन, जिसमें कम्युनिकेशन को प्रमोट करता है, बढ़ावा मिलता है। तो यहाँ पर इस अप्रोच का नाम भी CLT है, लैंग्वेज टीचिंग से रिलेटेड है, कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन को एस्टेब्लाइज करने के ऊपर जोर दिया जाता है, ये ध्यान रखें। व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट ऑडियो लिंग्वल मेथड, यहाँ पर ऑडियो है पहले आएगा, ऑडियो लिंग्वल मेथड। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 है। 23 में यहाँ पर जो है वो लिंग्विस्टिक आइटम्स मस्ट बी कॉन्टेक्चुअलाइज्ड, ये इसमें इससे संबंधित नहीं है ऑडियो लिंग्वल मेथड से। फिर नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? लैंग्वेज लर्निंग इज लर्निंग टू कम्युनिकेट, ऑडियो लिंग्वल में ये जो है कम्युनिकेट को लर्निंग किया जाता है। ग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन इज नॉट प्रोवाइडेड, ग्रामर का जो व्याख्या है उसमें नहीं की जाती हैं। लैंग्वेज लर्निंग इज लर्निंग स्ट्रक्चर साउंड्स एंड वर्ड्स, इसमें साउंड्स स्ट्रक्चर और वर्ड्स के स्ट्रक्चर को लर्न किया जाता है। तो इसका ये जो ऑप्शन है वो इससे रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट है मदर टंग में बी यूजफुल, मातृभाषा उपयोग में ली जा सकती है इन टीचिंग फॉरेन लैंग्वेज को सीखने में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, क्या है इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। इस लैंग्वेज में मदर टंग के ऊपर स्ट्रेस दिया गया है,
ठीक है, तो सीखने में मदद के लिए कहा गया है फॉरेन लैंग्वेज को। तो यहाँ पर देखो सी ऑप्शन लिखा हुआ है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड तो सीधी इंग्लिश टीचिंग या इंग्लिश सिखाई जाती है बच्चों को, सीधी उसको कन्वर्सेशन किया जाता है, चाहे उसमें गलती हो, ग्रामर सीखा नहीं सीखा हो, सीधा उसको डायरेक्ट मेथड से इंग्लिश सिखाया जाता है। तो यहाँ पर मदर टंग का यूज़ नहीं होता है इस डायरेक्ट मेथड में, उससे रिलेटेड नहीं है। What will you do to improve the skill of listening and hearing? आप अगर लिसनिंग और हियरिंग को स्किल को, कुशलता को सुधारने के लिए आप क्या करोगे? तो आइडियल रीडिंग करेंगे, कोरस रीडिंग करेंगे, ग्रुप रीडिंग करेंगे, आदर्श पठन, समूह पठन, यानी एक साथ बच्चों का ग्रुप और ग्रुप में, तो ये ऑल ऑफ दिस ये सब राइट हैं। नेक्स्ट है 26, विच इज नॉट द प्रपोज्ड बेस्ट टेस्ट, पर्पस बेस्ट, यानी ठीक यहाँ पर डी नहीं आएगा। इनमें से कौन सा उद्देश्य रहित, यानी जिसमें कोई उद्देश्य नहीं है, ऐसा कौन सा टेस्ट है? प्रोफिशिएंसी टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, लैंग्वेज एप्टीट्यूड टेस्ट, सब्जेक्टिव टेस्ट। यहाँ पर जो ये डी है वो जो है पर्पस बेस्ड टेस्ट नहीं है, प्रोफिशिएंसी है, अचीवमेंट है, लैंग्वेज एप्टीट्यूड है, भाषा को एप्टीट्यूड करने से संबंधित। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन, यानी वैकल्पिक प्रश्न किस में पूछे जा सकते हैं? प्रोफिशिएंसी टेस्ट में। जब हमें कोई भी प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना है तो उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर्सनैलिटी में तो बड़े भी पूछे जा सकते हैं, डायग्नोस्टिक यानी निदानात्मक में बड़े सवाल भी पूछे जा सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है प्रोफिशिएंसी टेस्ट में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है द कंसेप्ट ऑफ फॉर्मेटिव समेटिव टेस्ट वाज गिवन, ये फॉर्मेटिव समेटिव टेस्ट जो है वो किसके द्वारा उसकी अवधारणा दी गई है? तो वो है माइकल सैरिवन के द्वारा। किसके द्वारा? माइकल सैरिवन के द्वारा। एंड क्वेश्चन नंबर 29, विच एरिया इज आइडेंटिफाइड डायग्नोस्टिक टेस्ट, कौन सा क्षेत्र जो है वो डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंदर आइडेंटिफाई किया जाता है? तो वो है प्रॉब्लमेटिक एरिया। कौन सा है? समस्यात्मक, यानी डायग्नोस्टिक जो टेस्ट होता है उसमें समस्या के ऊपर या उसके बारे में जांचा जाता है, जाना जाता है स्टूडेंट के, लर्नर के। रिमेडियल टीचिंग, उपचारात्मक अध्ययन, क्लास इज वन दैट इज मीन टू इम्प्रूव, उसमें किसके ऊपर सुधारने के लिए जोर दिया जाता है? लर्निंग स्किल के ऊपर। किसके ऊपर? लर्निंग स्किल के ऊपर। तो ये आपके लैंग्वेज सेकेंड्स सब्जेक्ट इंग्लिश से रिलेटेड 30 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपके लिए अपलोड किए हैं। अगर इस वीडियो को आप पसंद करोगे, लाइक करोगे और कमेंट करके मुझे बताओगे कि आपको कैसा लगा, तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से जल्दी लेकर आऊँगा आपके लिए। ओके डियर फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।